हो आप? स्वागत करती हूँ मैं आपके प्यारे स्टूडेंट चैनल स्ट्रेंथ इंडिया पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं संधि और वाक्य शुद्धिकरण। हाँ जी दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम वाक्य को कैसे शुद्ध करते हैं वो पढ़ेंगे और साथ में ही संधि क्या होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनके भेद विद एग्जाम्पल के साथ पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप संधि पढ़ रहे हो तो संधि को पढ़ने से पहले आपको स्वर व्यंजन आने जरूरी हैं, क्योंकि संधि के अंदर स्वर व्यंजन का ही रोल चलता है, क्योंकि संधि के अंदर स्वर व्यंजन बहुत ही ज्यादा आते हैं। अगर आपको स्वर व्यंजन आते हैं तो आप इसे आसानी से समझ सकते हो। अगर आपको स्वर व्यंजन नहीं आते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, आप वहां जाकर देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि संधि जो है ना इसमें स्वर व्यंजन बहुत ज्यादा आते हैं, और अगर आपको स्वर व्यंजन आते हैं तो भाई आपके लिए अच्छा है, नहीं आते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं। आशा करती हूँ कि आपको आते ही होंगे। ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे हमारे संधि क्या होते हैं। संधि बहुत ही इजी टॉपिक होता है। वैसे लगता है आपको थोड़ा बड़ा है कि भाई बहुत ही बड़ी बड़ी वीडियोस आती है इसके ऊपर, मतलब बहुत ही मुश्किल टॉपिक होगा और आपको बहुत मुश्किल भी लगता है, परंतु ऐसा नहीं है। संधि बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको समझ में भी आ जाएगा क्योंकि मैं आपको थोड़ी डिटेल से और अच्छे से पढ़ाऊंगी। ओके, तो भाई पहले हम संधि क्या होता है, संधि की डेफिनेशन क्या होती है। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को कहते हैं संधि। कहने का अर्थ है कि जब दो वर्ण मिलकर, दो वर्ण क्या हुए, स्वर व्यंजन, कोई भी स्वर व्यंजन ए आ ई उ कै ख घ घ जो भी हमारे स्वर व्यंजन, अब ये दो स्वर व्यंजन हैं, इनमें से कोई भी दो वर्ण मिलकर जब कोई नया या बदलाव उत्पन्न करते, कोई विकार उत्पन्न करते हैं, उसे कहते हैं संधि। जैसे कि उदाहरण, पुस्तक प्लस में आल्य, पुस्तक प्लस में आल्य यहाँ पे उदाहरण दे रहा है। तो पुस्तक क्या है, एक शब्द है, आल्य क्या है, एक शब्द है। यहाँ पर आपको ध्यान से देखना, बिल्कुल पुस्तक में ए है, क्या है, कै है। कै मैंने आपको ये बताया था भाई, बिल्कुल बताया था कि वर्ण, आप वर्ण विचार टॉपिक पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है, उसके अंदर बताया था मैंने आपको कि कै जो है ना एक व्यंजन है, और व्यंजन किससे मिलकर बना हुआ है, एक स्वर से। व्यंजन जितने भी होते हैं ना वो सभी मिलकर बनते हैं एक स्वर से। अगर व्यंजन के साथ स्वर नहीं होंगे तो व्यंजन पूर्ण नहीं होगा। जैसे उदाहरण यहाँ देखो, कै है, एक कै का है, कै क्या है, एक शब्द, एक वर्ण है। तो इस वर्ण को बनने में किसकी सहायता लगी हुई है, स्वर की। देखो ये क्या है, ये व्यंजन है, ये क्या है, ये एक स्वर है। जब एक आधा व्यंजन और एक पूरा स्वर मिलता है तब क्या बनता है, एक पूरा व्यंजन बनता है। ये मैंने आपको बताया था, जहां जिस भी व्यंजन की जो हलंत लग जाए वो आधा माना जाता है। तो किसी आधे व्यंजन और एक पूरे स्वर से मिलकर क्या बनता है, एक पूरा व्यंजन बनता है। उसी प्रकार यहाँ पर पुस्तक में कै है, कै में ए छुपा हुआ है, आल्य में आ छुपा हुआ है, ए प्लस में आ, ए प्लस में आ क्या बनाया, आ बनाया, ए प्लस में आ क्या बनाया, आ बनाया। तो पुस्तक प्लस में आल्य क्या बना, पुस्तकाल्य बना, क्योंकि ए और आ की जगह पे हमने क्या लगाया, आ लगाया, तो पुस्तकाल्य बन गया। अगर आपने वर्ण विच्छेद पढ़े होंगे तो भाई आपको बिल्कुल समझ में आ जाएंगे कि इसके अंदर वर्ण विच्छेद, स्वर व्यंजन, वर्ण विचार बहुत ही काम आते हैं। ठीक है, पुस्तकालय समझ में आ गया आपको, यही इसमें विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, संधि का अर्थ होता है मेल, मतलब जुड़ना, मेल और आना, और संधि विच्छेद का अर्थ होता है तोड़ना। मतलब अगर आपको इस फॉर्म में मिले, मतलब जुड़े हुए फॉर्म में मिले तो आपको संधि विच्छेद करना, मतलब उसे तोड़ना है। परंतु आपको इस फॉर्म में मिले, मतलब टूटे हुए फॉर्म में मिले, तो आपको उसे जोड़ना है, मतलब उनका मेल करना है। इनके दो पद होती हैं, पहला होता है पूर्व पद, दूसरा होता है उत्तर पद। पहला होता है पूर्व, दूसरा होता है उत्तर। देखो पुस्तक प्लस में आल्य, पुस्तक हमारा पूर्व पद है और आल्य हमारा उत्तर पद है। पहला पद और दूसरा पद, पुस्तक पूर्व पद, आल्य उत्तर पद हो गया। समझ में आ गया। संधि हमारा इतना ही था। अब हम पढ़ेंगे भाई संधि के भेद के बारे में। देखो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, वर्धित संधि, आयाति संधि, गुण संधि और यण संधि। ये 5 भेद होते हैं हमारे स्वर संधि के। तो देखो अब स्वर संधि क्या होता है समझाती हूँ। स्वर संधि होता है जब दो स्वर मिलकर कोई एक अन्य स्वर बनाता है। जब क्या होता है कि दो स्वर मिलकर, कोई व्यंजन का कोई काम नहीं है इसमें, सिर्फ स्वर मिलकर, जैसे कि ए आ ई हमने पढ़े हो ना, तो दो स्वर मिलकर जब कोई नया स्वर बनाता है उसे कहते हैं स्वर संधि। इसका पहला है हमारा एग्जाम्पल ही
पहला हमारा भेद है दीर्घ संधि का। तो भाई दीर्घ संधि तब समझ में आएगा जब आपने दीर्घ स्वर पढ़े होंगे। अभी दीर्घ स्वर क्या होते हैं मैंने आपको बताया था क्या होते हैं वीडियो के अंदर, ठीक है, वर्ण विचार के में। तो भाई दीर्घ स्वर होते हैं आ, आई, औ, आए, आओ, मतलब जो बड़े बड़े स्वर होते हैं, जैसे कि ए से बड़ा आ, ई से बड़ा आई, ऊ से बड़ा आऊ, ये सब हमारे बड़े बड़े स्वर हैं, यही हमारे दीर्घ स्वर होते हैं। और अगर आपसे पूछे भाई दीर्घ संधि क्या होते हैं, देखो दीर्घ संधि होते हैं जब कोई दो वर्ण, दो स्वर मिलकर कोई नया स्वर बनाता है, परंतु जब नया स्वर बनता है ना वो कोई इन तीनों में से बने तो वो होगा दीर्घ संधि। कहने का अर्थ है ये से रफ करते हैं। देखो यहाँ पर पुस्तक में इसमें ए है, इसमें आ है, जब कोई दो स्वर मिलता है तो क्या बनाएगा, एक बड़ा स्वर। मतलब ये छोटा है ये बड़ा है तो क्या बनेगा, आ ही बनेगा। अगर यहाँ पे आ हो तो यहाँ पर भी आ हो तो भी आ बनता, यहाँ पर ए हो तो यहाँ पे ए हो तो भी आ ही बनता। ऐसे ही हमारे किस में लागू होगा, आई में होगा। अगर ई होगा तो भी ई बने आई बनेगा, अगर आई होगा तो भी आई बनेगा, अगर ई आई होगा तो भी ई बनेगा। मतलब चाहे कोई भी दो स्वर आ जाए हमारे, बनना तो भाई आई ही है। ऐसे ही औ में लागू होगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, पुस्तक प्लस म्यालय, यहाँ पर है ए, यहाँ पर है हमारा, यहाँ पर आ है, दो स्वर है, दो स्वर है हमारे यहाँ पर। अब इन दो स्वर में से कौन बड़ा होगा, आ होगा। मतलब बनेगा कौन, आ ही बनेगा। अगर ए और आ हो ना तो आ ही बनता है, कोई और नहीं बनता। ठीक है, रवि में ई है, इसमें भी ई है। अगर ये दो स्वर मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ी ई बनाते हैं। ठीक है, ये हमारी बड़ी ई हो गई, बड़ी ई छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनाते हैं, बड़ी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई ही बनाती है। समझ में आया क्या कहने का मतलब मेरा। दीर्घ संधि में चाहे कोई भी वर्ण हो, चाहे कोई भी स्वर हो, वो हमेशा बड़े स्वर बनाता है। और कौन से बड़े स्वर, आ, ई, औ, इनमें से बनता है। समझ में आ गया दीर्घ संधि। अब आता है भाई हमारा वृद्धि संधि के बारे में। आता है वृद्धि संधि के बारे में। भाई वृद्धि संधि क्या होती है, बड़ी संयुक्त मात्रा। अब इसका क्या मतलब है, देखो बड़ी संयुक्त मात्रा मतलब ए और औ। भाई यहाँ पर भी बड़ी मात्राएं थी और यहाँ पर भी बड़ी मात्राएं हैं, बिल्कुल यहाँ पर भी बड़ी मात्रा थी, परंतु यहाँ पर जो मात्राएं थी ना वो सिर्फ स्वर थे। और वो मतलब कहने का अर्थ है यहाँ पर जो मात्राएं थी यहाँ की मात्रा में इतना डिफरेंस है कि यहाँ की जो मात्राएं होती है ना वो दो स्वरों से मिलकर बनती है, मतलब संयुक्त होती है। बड़ी तो है, ये भी बड़ी है, ये भी बड़ी है, परंतु इस बड़ी के अंदर संयुक्त है, मतलब दो जो कह सकते हैं स्वरों से मिलकर बनी होती है। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं हम, यहाँ पर आई है, आई किससे मिलकर बना हुआ है, देखो आई हमारा ए क्या है एक स्वर, प्लस में ई क्या है एक स्वर, ई और ए से मिलकर बनता है हमारा आई, ये ऐसे है। ठीक है, आई में बनता है। यहाँ पर हमारा है औ है, ये बनता है ओ, प्लस में ऐसे बनता है औ। ये दोनों स्वर हैं, एक स्वर बना, ये दो स्वर हैं, एक स्वर बना। कहने का अर्थ ये भी बड़ी मात्रा, ये बड़ी मात्रा, परंतु ये संयुक्त बड़ी मात्रा है, दो स्वर से मिलकर बनती है। अब इस मात्राएं में क्या मतलब डिफरेंस है, देखो एक प्लस में एक, यहाँ पर है भाई ए, यहाँ पर भी है ए प्लस में ए क्या बनता है, आई बनता है। ए प्लस में ए क्या बनता है, आई। एक चीज हम नोटिस की होगी, जब यहाँ पर हम आए थे यहाँ पर ए आ, ई ऊ यहाँ से बनते थे, परंतु यहाँ पर ए आई हो गया। मतलब देखो 5 फैमिली होती है, पहला ए आ पहली फैमिली, दूसरी ई आई, तीसरी ऊ औ, चौथी ओ औ, पांचवी ई ए आई, ये 5 फैमिली होती है। इन 5 फैमिली में से दीर्घ संधि में क्या होता है कि इन 5 फैमिली में से पहली फैमिली का कोई ना कोई एक, पहली फैमिली का बड़ा इंसान ही बड़ा होगा, मतलब बड़ा इंसान ही बनेगा। कहने का अर्थ है कि पहली फैमिली मतलब ए आ है, इनमें से अगर इनका जब मेल करवाती है तो इनमें से हमेशा औ बड़ा मिलेगा। औ ही विकार में जब आएगा तो औ ही आएगा, आ आएगा। ठीक है, अगर ई आई एक दूसरी फैमिली में से अगर इन दोनों का मेल करवाओगे तो हमेशा क्या होगा,
जो हमारी बड़ी ई है वही बड़ी होगी, मतलब वही आएगी विकार के अंदर। जैसे ऊ औ में करवाओगे तो औ ही आएगा। इन फैमिलियों के अंदर आपस में करवाओगे तो ऐसा होगा, परंतु वृद्धि संधि में फैमिलियों में से नहीं करवाते, फैमिलियों में से नहीं करवाते, करवाते स्वर में से ही है परंतु फैमिली में से नहीं करवाते। कहीं हमने पहली फैमिली का ए ले लिया और हमने पांचवी फैमिली का ए ले लिया, ऐसे मेल करवाते हैं इसके अंदर, ठीक है। पहली फैमिली का ए और पांचवी फैमिली का हमारा ए, इन दोनों का मेल करवाया तो क्या बना, ए बना। सिंपल, क्या बना भाई, अगर हम पहली फैमिली और हमारी जो पांचवी फैमिली है आई, इन दोनों का हम करवाते हैं मेल तो हमारे यहाँ से बनता है आई। अगर हम पहली फैमिली का आ प्लस में किसी और फैमिली का, जहाँ पर ए कोई भी हम ले सकते हैं, वैसे आई लेते हैं तो क्या बनता है, आई बनता है। ऐसे हमारा औ बनता है। कहने का अर्थ है कि हमेशा यहाँ पर पहली फैमिली और पहली फैमिली का ही मेल नहीं होगा, यहाँ पर पहली में से कोई फैमिली चलती है, ठीक है। पहली फैमिली हो, दूसरी फैमिली का मेल हो, कोई भी फैमिली का मेल करवाएंगे तब हमें क्या मिलता है, ए और औ मिलेगा। सिंपल है। यहाँ पर अयादी संधि, अयादी संधि में क्या है भाई, इसमें एक खास बात है, मतलब इसमें एक ट्रिक कह सकते हैं कि जब भी हम किसी का मेल करवाते हैं और जो प्रोडक्ट में आता है उसमें हमेशा आए आए आव आव मिलता है। जैसे कि पो प्लस में इत्र, पवित्र, देखो पो पाओ प्लस में इत्र, यहाँ पर है क्या है, ओ, यहाँ पर ई, यहाँ पर ये है। अब इनका जब हमने मेल करवाया तो क्या बना, हमारे पास यहाँ पवित्र बना। अब यहाँ पर देखो, पै पवित्र में पै है, ई है, क्या है भाई, पै के साथ ए आया और एक वे आ गया। पै के साथ ए हमने यहाँ लिया और एक वे है, अव बना, अव हमारे अयादी संधि में है। भो प्लस में अव, यहाँ पर देखो भवन बना, भै में ए आया और वे आया, अव बना। समझ गए, मतलब अगर हम दो वर्णों का मेल करवाते हैं और जब मिलकर हमारा कुछ बनता है तो उसके अंदर आय, अव, आव और आई में से कोई ना कोई बनता ही है, कोई ना कोई एक चीज़ बनेगी, ठीक है। फिर आते हैं गुण संधि के बारे में। गुण संधि में क्या होता है कि यहाँ पर अगर हम ए को आ के साथ में, ए या फिर आ को हम ई या फिर आई के साथ मिलाते हैं तो हमेशा ए बनता है, ए बनता है। अगर ए और आ को हम उ और औ से मिलाते हैं तो औ बनता है। अगर हम ए और आ को री के साथ मिलाते हैं तो अर। ये याद करने की चीज़ है भाई कि इन दोनों को मिलाया तो ये बना, इन दोनों को मिलाया तो ये बना। अगर आपने ये याद कर लिया तो आपको मतलब संधि आ गई, स्वर संधि, बहुत ही इस तरीके से। नर प्लस में ईश, नरेश, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ई है, ए और ई मिलते हैं तो क्या बनता है, आय बनता है, तो नरेश बन गया। यहाँ पर ए है, यहाँ पर ऊ है, यहाँ पर ए है और यहाँ पर ऊ है, क्या बना, ओ, तो क्या बना, नरोत्तम, ओ बन गया। समझ में आ गया। ऐसे ही हमारा क्या है, यण संधि। यण संधि में ई, आई, ई, ऊ और री, ये अगर हमारे पास वर्ण हो और इन वर्णों को मिलाकर, इन वर्णों किस साथ मिलाए, अगर ई आई के साथ कोई भी भिन्न स्वर, कोई भी स्वर आ जाए तो य बनेगा। ऊ के और औ के साथ कोई भी स्वर आ जाए व बनेगा। री के साथ कोई भी स्वर आ जाए र बनता है। कोई भी आ जाए इनके साथ, ई के और आई के साथ कोई भी आ जाए तो य, इनके साथ कोई भी आ जाए तो व, अगर री के साथ कोई भी आ जाए तो र। जैसे कि अति प्लस में अधिक, अति में क्या है, ई है, ई के साथ कोई भी स्वर, यहाँ पर ए हो, यहाँ पर ई हो, यहाँ पर कोई भी स्वर हो तो क्या बनेगा, अत्यधिक बनेगा। मतलब ई नहीं, अगर यहाँ पर ए हो, ऊ हो, औ हो तो कोई भी स्वर आ जाए तो यहाँ पर बनेगा क्या, हमेशा कि हमेशा य बनता है। जैसे कि यहाँ पर बना हुआ है य। अनु प्लस में अय, अनु मतलब ऊ के साथ कोई भी स्वर आ जाए हमेशा व बनेगा और व ही बना हुआ है। एक खास बात और है, अगर यहाँ पर यण संधि में जब भी कोई प्रोडक्ट बनता है वहाँ पर आधा वर्ण अवश्य आता है। इसमें खास बात है कि भाई जहाँ पर भी कोई प्रोडक्ट बनता है, जो भी मेल करने के बाद प्रोडक्ट बनता है, वहाँ पर हमेशा शब्द के अंदर आधा वर्ण होगा, कोई ना कोई आधा वर्ण मिलेगा। और वहाँ पर कोई ना कोई आधा वर्ण मिला तो वो हमारा कौन सी संधि होगी, यण संधि होगी। स्वर संधि में 3 ये हो गए। वृद्धि संधि में 2 आते हैं। अयादी संधि में अय, आव, अव, आव होता है। गुण संधि में
इन दोनों को मिलाया ए बन गया, इन दोनों को मिलाया ओ बन गया, इन दोनों को मिलाया अर बन गया। इसमें जन संधि में इन सब के साथ कोई भिन्न स्वर लगाए तो य व रम बना, और यहाँ पर कोई प्रोडक्ट बनता है तो उसमें आधा वर्ण जरूर आता है। इतना ही हमारा स्वर संधि हुआ, सिंपल है। आई होप कि आपको स्वर संधि समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हमारे व्यंजन संधि की और उनके नियम भी पढ़ेंगे। तो दोस्तों अब हम पढ़ेंगे हमारे व्यंजन संधि के बारे में। तो भाई दूसरा टॉपिक हमारा व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होता है? तो व्यंजन संधि होता है, देखो स्वर संधि के अंदर दो स्वर मिलकर कोई नया स्वर बनाते हैं, परंतु व्यंजन संधि के अंदर कोई भी स्वर नहीं मिलते। व्यंजन संधि के अंदर हमेशा व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन में से कोई एक मिलेगा, ठीक है। मतलब कोई भी व्यंजन होगा उसके साथ कोई भी स्वर या व्यंजन मिलकर कोई विकार्य बदलाव उत्पन्न करता है, उसे कहते हैं व्यंजन संधि। इससे कुछ नियम होते हैं, हम पढ़ते हैं भाई, यहाँ पर है। पहला नियम हमारा, पहला वर्ग क च ट त प प्लस में स्वर, पहले वर्ग के स्थान पर तीसरा वर्ग। उसका मतलब क्या है ये मैं समझाती हूँ, उससे पहले आपको ये यहाँ पर ये देखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ 25 वर्ण लिखे हैं जिसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वैसे व्यंजन में स्पर्श व्यंजन कहते हैं इन्हें। 25 वर्ण लिखे हुए हैं। यहाँ पर 5 जो हमारे हैं, 5 लाइन से बोल सकते हैं, 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन, ये 5 लाइन के नाम रखे हुए हैं। पहली लाइन जो कै की है उसे कैवरग कहते हैं, जिसे हम कवरग, दूसरी को चवरग, तीसरी को टवरग, चौथी को तवरग, पांचवी को पवरग कहते हैं। समझ में आ गया? 5 लाइन दे रखी है यहाँ पर। अब इन 5 लाइन को अगर शॉर्ट में याद करना चाहो, मतलब 5 लाइन के वर्णों को, वर्ग को याद करना चाहो, कच ट त प, कच ट तप, ये एक शब्द है, इससे आप याद कर सकते हो। और इससे आप मतलब लिखना चाहो, मतलब प की लाइन को त में ना लिखो, मतलब प को पहले लिखो, त को बाद में लिखो, इसलिए आप ये याद कर सकते हो। इससे आप आराम से इसे लिख पाओगे, ठीक है, अगर आपको याद करना हो, ठीक है। तो भाई ये वाला जो है ना, जहाँ ये लिख रखा है, आप कहोगे भाई क्यों लिख रखा है मैंने ये यहाँ पर काम आने वाला है व्यंजन संधि के अंदर। देखो पहला नियम कहता है कि पहला वर्ग मतलब ये वर्ग, ये मतलब सारे वर्ग हैं, पर पहले वर्ग का पहला वर्ण, यहाँ पर वर्ण आएगा, हाँ, पहला वर्ण क च ट त प, सभी वर्ग का पहला जो वर्ण है, सभी वर्ग का पहला वर्ण के साथ अगर आप कोई स्वर मिला देंगे तो पहले वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण आ जाएगा। अगर पहले वर्ण के साथ कोई भी वर्ग के पहले वर्ण के साथ कोई भी स्वर मिला दोगे तो उसी वर्ग के स्थान पर, उसे वर्ग को हटाकर उसके वर्ग के स्थान पर हम तीसरा वर्ग लगाएंगे। तीसरा उदाहरण देखो, यहाँ पे दे रखा है षट प्लस में आनंद, षट में ट है, यहाँ पर हलंत आइए भाई, षट में ट है। इस ट में ये भाई हमारा, देखो आप कहोगे भाई यहाँ तो व्यंजन होना चाहिए, मतलब मैंने आपको पढ़ाया था यहाँ पर एक स्वर होना चाहिए, मतलब ए होना चाहिए, पर तो यहाँ नहीं आया। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर पूरा ट नहीं है, आधा ट है, और आधा ट के साथ स्वर नहीं आते हैं। तो आधा ट मतलब व्यंजन प्लस में आ, कोई भी स्वर, व्यंजन प्लस में आ, क्या बनेगा? ये व्यंजन है, ट कहाँ पर है भाई? ये रहा हमारा ट व्यंजन, ये रहा। कोई भी वर्ग का पहला वर्ण के स्थान के साथ जब कोई स्वर मिल जाता है तो उसी वर्ग के स्थान को हटाकर हम तीसरा वर्ण लगा देते हैं। तीसरा वर्ण क्या है हमारा? ड, और हमने क्या किया है? ट को हटाया, ड लगा दिया, षडालन बन गया। सिंपल। दूसरा एग्जाम्पल, वाक प्लस में गीस, क कहाँ है हमारा? क ये रहा भाई, क हमारा ये व्यंजन है, क के साथ लगा दिया हमने क्या लगा? स्वर। पहले वर्ग के, कोई भी वर्ग का पहले वर्ण के साथ कोई भी स्वर लगा देते हैं तो हमारे किसी भी, मतलब जो स्वर है, जो वर्ग है हमारा, उस वर्ग का जो हमारा वर्ण है उसका तीसरा वर्ण लगेगा। जो हमारा तीसरा वर्ण भाई कौन सा है? क का तीसरा ग है। तो क्या हुआ? क को हटा दिया, ग था हमारा था, हमने वो लगा दिया, वाह गीस हो गया। अब भाई देखो यहाँ पर गए, यहाँ पर भी गए, यहाँ पर गए, यहाँ गए, तो इनको हमने एक ही लिखा है, हमने
क के स्थान पर गए नहीं लगाए, मतलब एक ही लिख दिया, उसके मतलब कहने का है। ठीक है, ये हो गया मेरा पहला नियम। दूसरे नियम के अनुसार पहला वर्ग तीसरा चौथा वर्ग, पहले के स्थान पर तीसरा वर्ण। पहला वर्ग, यहाँ पे भाई सब में वर्ण आएगा, ये वर्ग लिख दिया। हाँ, तो पहला वर्ण, यहाँ पर पहले वर्ण जो भी हैं उनके साथ तीसरा या फिर चौथा वर्ण आएगा। जब हम पहले वर्ण के साथ तीसरा या चौथा, ये चौथा है भाई, तीसरा या चौथा वर्ण जोड़ देते हैं, तब हमारे पास पहले वर्ग को हटाकर हम तीसरा वर्ण लगा देंगे। समझ में आया? पहले वर्ग के साथ अगर कोई तीसरा या फिर चौथा वर्ण हो तो पहले वर्ग को हटा दो, वर्ण को हटा दो और तीसरे वर्ण को लगा दो। दिग प्लस में गज, यहाँ पर हलंत आएगी। हाँ, दिग प्लस में गज, दिग में क है, पहला वर्ण है, यहाँ पर साथ में क्या है, ग है, मतलब ये भी हमारा पहला वर्ण है। इस क को और ग को हमने जोड़ा, हमने क्या किया, ग लगा दिया, कहने का अर्थ है हमने ये बीच वाली लाइन ही लगाई। पहले वर्ण के साथ जब हम तीसरे वर्ण को जोड़ेंगे तो पहले वर्ण को हटाकर तीसरा वर्ण लगाएंगे, जो कि यहाँ पर लगा हुआ है। भगवत गीता में, भगवत में तय है, तय लाइन की कहानी, ये रही तय लाइन। तय के साथ हमने जोड़ा ग, तय के साथ जोड़ा गया भाई, कहाँ है ग, ये रख गए। तय के साथ जोड़ा गया गए, मतलब तीसरे वर्ड में से जोड़ा गया है, तो उसी वर्ग का तीसरा शब्द द है, हमने लगा दिया द, बन गया भगवत गीता। अब हम पढ़ेंगे हमारे स्वर संधि, विसर्ग संधि क्या होते हैं। तो हमने स्वर संधि पढ़ लिया, व्यंजन संधि पढ़ लिया, अब विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के साथ कोई भी स्वर या व्यंजन लग जाता है, तब उनमें जो विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। कहने का अर्थ है कि अगर विसर्ग के साथ कोई भी स्वर लग जाए या फिर कोई भी व्यंजन लग जाए और फिर कोई नया शब्द बने, उसे कहेंगे विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि की होती है 5 नियम। पहला नियम कहता है कि विसर्ग से पहले या बाद में अगर ए हो तो पहले वाला अ चेंज हो जाता है ओ में और दूसरे वाला अ चेंज हो जाता है अवग्रह चिन्ह में। कहने उदाहरण दे रखा है, कहने का अर्थ है कि अगर विसर्ग से पहले, यहाँ पर विसर्ग दिखाया, आप दे रहा है आपको, विसर्ग से अगर पहले अ हो तो यहाँ पर न है, न में क्या छिपा हुआ है, ए छिपा हुआ है ना, न के अंदर ए छिपा हुआ है, तो यहाँ पर ए लिख दिया। अगर विसर्ग से पहले भी ए हो, विसर्ग के बाद भी, यहाँ पर विसर्ग के बाद भी ए है तो हमने विसर्ग के बाद भी ए लिखा। अब देखो, विसर्ग से पहले भी ए है, विसर्ग के बाद में भी ए है, तो इसने कहा है कि पहले वाला ए चेंज हो जाता है ओ में, ये चेंज हो जाएगा ओ में और ये चेंज हो जाएगा अवग्रह चिन्ह। अवग्रह चिन्ह क्या होता है, आपको ये दिखाई दे, डैश शेप में होता है, ये कई बार आपने देखा होगा ना, इसे अवग्रह चिन्ह बोलते हैं। तो हमारा दूसरा वाला हो जाता है चेंज अवग्रह चिन्ह में। अब देखो, आप देखते हैं उदाहरण कैसे बनेगा। मनः प्लस में अभिलाषा, विसर्ग चेंज हुआ ओ में, यहाँ पर आपको ओ दिखाई दे रहा है, ये चेंज हो गया। दूसरा वाला अ चेंज हुआ ड में, यहाँ ड मतलब अवग्रह चिन्ह में, यहाँ पर चेंज हुआ, दिखाई दे रहा है। यही हमारा पहला नियम कहता है कि अगर विसर्ग और ये हमारे दोनों तरफ अ हो तो पहला होता है ओ में और दूसरा होता है अवग्रह चिन्ह में। हमारा दूसरा नियम कहता है कि विसर्ग के साथ अगर कोई स्वर लगा हुआ होता है तो विसर्ग के स्थान पर र लग जाएगा। कोई भी विसर्ग, यहाँ पे विसर्ग दे रखा है, इसके साथ अगर कोई भी स्वर लग जाए तो विसर्ग हटा दिया जाएगा और यहाँ पर र लगा दिया जाएगा उसके स्थान पर, जैसे यहाँ पर निरर्थक बना रखा है। तीसरा नियम कहता है कि विसर्ग के साथ अगर क लगा हुआ होता है, क बना हुआ होता है तो विसर्ग को हटाकर श लगा देते हैं, वो भी आधा वाला। यहाँ पर विसर्ग, यहाँ पर नी है, यहाँ पर विसर्ग लगा हुआ है, विसर्ग के साथ लगा हुआ है क और क है तो विसर्ग को हटाकर श लगाएंगे। वैसा ही हमने यहाँ पर क्या, विसर्ग को हटाकर श लगा दिया, निष्कपट बना दिया। यहाँ पर चौथा नियम कहता है कि अगर ई ऊ हो, अगर ई ऊ के साथ च या फिर छ हो तो क्या होगा, श में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि अगर ई ऊ के साथ कोई भी च या फिर छ हो तो क्या होगा, यहाँ पर श बन जाता है। जैसे कि नी है, मतलब श लगा दिया जाएगा, वो कोई भी हटेगा नहीं, सिर्फ स लगाएंगे। जैसे यहाँ नी है, नी में क्या छिपा हुआ है, ई। च में क्या, च यहाँ पर दे रखा है, अगर च ई और च हो तो क्या बन जाता है, श बन जाता है। तो यहाँ लिख दे निश्चय श हमारा आ गया, कोई भी चीज़ हटेगी नहीं, यहाँ पर सिर्फ जुड़ेगी। पांचवा नियम है, अगर विसर्ग के साथ ट या फिर ठ हो तो विसर्ग किसमें चेंज, तो
क्या होता है, श बन जाता है, मतलब जो हमारा विसर्ग है वो श में चेंज हो जाता है। जैसे कि उदाहरण ले लेते हैं, यहाँ पर इसमें उठा देते हैं निहि प्लस में ठुर। यहाँ पर विसर्ग है, विसर्ग के साथ लगा हुआ है ट और ठ, सॉरी विसर्ग के साथ लगा हुआ है ठ, तो हमारे यहाँ क्या बन गया, निष्ठुर। यहाँ पर ऐसे निष्ठुर बन गया। आई होप कि आपको ये 5 नियम समझ में आ गए थे, बहुत ईजी नियम थे। ज़्यादातर तो ध्यान देने वाली चीज़ हमारी सरल संधि थी, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था बिल्कुल अच्छी तरह से और डिटेल में, ये भी मैंने अच्छी तरह से पढ़ाया है, परंतु यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, ज़्यादातर क्वेश्चन आते सरल संधि में से। आई होप कि आपको हमारी पूरी संधि और टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ने वाले हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है वाक्य शुद्धिकरण, जिसे हम वाक्य शुद्धि भी कह सकते हैं, वाक्य को शुद्ध करना। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरी संधि पढ़ा दी है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि संधि बहुत ही हमारा आसान टॉपिक था और वो जल्दी हो गया। तो अब हम करने वाले हैं हमारे वाक्य शुद्धिकरण। मतलब ये वाक्य शुद्धिकरण क्या होता है ये देखते हैं। वाक्य से ही पता चल, मतलब शब्द से ही पता चलता है कि वाक्य को शुद्ध करना ही वाक्य शुद्धिकरण कहलाता है। यही है भाई, वाक्य को शुद्ध करना क्या कहलाता है, वाक्य शुद्धिकरण कहलाते हैं। अब वो देते कैसे एग्जाम वाले, देखो तो ऐसे देते हैं कि जब कोई एक वाक्य दे देते हैं, बोर्ड एग्जाम में क्या होता है कि कोई भी एक वाक्य देते हैं और उस वाक्य में कहा जाता है कि भाई इसको शुद्ध करो। कोई भी अशुद्ध वाक्य दिया है और उसको शुद्ध करना है, चाहे वो अंक की बिंदी की गलती हो या फिर वहाँ किसी भी चीज़ की गलती हो, उसे आपको शुद्ध करना है, उसी को कहते हैं वाक्य शुद्धिकरण। ठीक है, तो इसे भाई बहुत सारे भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा संज्ञा आधारित अशुद्धि, मतलब संज्ञा में जो अशुद्धि पाई जाती है वो संज्ञा आधारित है, सर्वनाम में जो अशुद्धि पाई जाती है वो सर्वनाम आधारित है, और जो क्रिया में अशुद्धि पाई जाती है तो क्रिया आधारित, और विशेषण में अशुद्धि पाई जाती है तो विशेषण आधारित हो गई। ये बात तो चलो हो गया। अब जो एग्जाम वाले है ना कि ऐसे भी देते हैं कि भाई कोई अशुद्धि दे दी और आपको ये बताना है कि ये अशुद्धि कौन सी है, ये अशुद्धि संज्ञा आधारित है, विशेषण आधारित है, सर्वनाम आधारित है, किस प्रकार की अशुद्धि है, ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो हम इन दोनों के बारे में आज पढ़ेंगे। देखो, पहला है संज्ञा आधारित अशुद्धि। अब इसमें क्या है कि संज्ञा के आधार पर कोई भी अशुद्धि होती है वो संज्ञा आधारित अशुद्धि कहलाती है। इसमें क्या है, पहला है हमारा मुझे सफल होने की निराशा है। अब निराशा कब होती है, जब आपको निराशा है, देखो मुझे सफल होने की निराशा है, इसमें पहले तो ये देखो अशुद्धि कौन सी है। अशुद्धि आपको दिखाई दे रही होगी कि निराशा शब्द ही अशुद्धि है, क्योंकि सफल होने की निराशा थोड़ी ना होती है, सफल होने की निराशा थोड़ी ना होती है। कैसी होती है, असफल होने की निराशा होती है। तो देखो इसमें अशुद्धि कौन सी पाई गई है, निराशा, तो इसको हम क्या करेंगे, शुद्ध करेंगे। शुद्ध करेंगे तो क्या लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे आशा, कि मुझे सफल होने की क्या है, आशा है। ये शुद्धि पाई गई है इसमें। आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास नहीं है, इसके अंदर देखो आपके प्रश्न का समाधान मेरे पास नहीं है, इसमें अशुद्धि क्या है, इसमें अशुद्धि है समाधान। अब वो कैसे, देखो आपके प्रश्न का समाधान, अब प्रश्न का समाधान होता है क्या, नहीं होता है। प्रश्न का कोई समाधान नहीं होता, समाधान की समस्या का होता है, कोई प्रॉब्लम का समाधान होता है, परंतु प्रश्न का कोई समाधान नहीं होता, प्रश्न का हल होता है। ठीक है, तो मैं आपके प्रश्न का हल मेरे पास नहीं है, ये आ गए इसके अंदर। रेडियो की खोज किसने करी, रेडियो की खोज किसने की, इसके अंदर देखो इसमें क्या अशुद्धि पाई गई है, इसमें अशुद्धि हमारा खोज। अब वो कैसे है, देखो जब कोई व्यक्ति किसी चीज की खोज करता है तो इसका मतलब होता है कि वो चीज़ पहले से बनी हुई है, बस उसने उसके बारे में पता लगाया है। जैसे कि वास्को डी गामा था, उसने क्या किया था, भारत की खोज की थी, मतलब भारत तो था ही पहले, भारत बनाया थोड़ी ना था उसने, भारत तो पहले से ही था, बस उसने पता लगाया था, रास्ता पता लगाया था। तो इसे कहते हैं खोज करना, कि जो चीज़ पहले से ही हो उसका पता करना ही खोज करना होता है। परंतु रेडियो जो है हमारा, अब रेडियो थोड़ा ना पहले से था, रेडियो को खुद बनाया गया है, और जो चीज़ खुद बनाई जाती है जो इस पृथ्वी में पहले नहीं थी उसे खोज करना नहीं, उसका आविष्कार करना बोलते हैं। तो इसमें खोज गलत है, क्योंकि रेडियो हमारे जो पृथ्वी पर पहले नहीं था उसे बनाया गया है, तो रेडियो की खोज नहीं की गई थी, रेडियो का आविष्कार किया गया था, इसमें आविष्कार आएगा। ठीक है, ये हमारी अशुद्धि पाई गई है इसके अंदर, इसमें पाई गई, इसमें पाई गई, इसे कहते हैं संज्ञा आधारित अशुद्धियाँ। अब यहाँ पर है सर्वनाम आधारित अशुद्धियाँ, बहुत ही ईजी अशुद्धि होती है हमारी ये। इसमें क्या होता है, इसमें जब बोलते तो पता चल जाता है कि भाई यहाँ प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, यहाँ पर इसे अच्छी तरह से ऐसे लिखा जाएगा, परंतु इसके अंदर तो हमें खुद पता करना होता है कि भाई इसके साथ ये कैसे लग सकता है, ये लगेगा ही नहीं, तो इसमें खुद पता करना होता है, परंतु इससे हमें इसमें पता चल जाता है। जैसे कि
तुमने मैंने नहीं जाना। अब तुमने मैंने नहीं जाना कोई वाक्य बन रहा है? नहीं बन रहा है ना। तो ठीक कैसे करेंगे इसे? तो इसमें देखो, तुम्हें मैंने नहीं जाना, ऐसे वाक्य शुद्ध होता है। इसमें तुमने की गलती है, तुमने शब्द की इसमें गलती है। देखो इसमें तुमने शब्द की गलती है, इसके स्थान पर लगेगा तुम्हें। तुम्हें मैंने नहीं जाना, तो ये हमारी अशुद्धि पाई गई इसके अंदर। मेरे से प्रश्न मत पूछो, मेरे से कुछ बनता है वाक्य, अच्छा नहीं लगता ना, ये अच्छा लग भी नहीं रहा है, तो यहाँ बनेगा मुझसे प्रश्न मत पूछो। मुझसे प्रश्न मत पूछो, ये हमारी अशुद्धियां हैं। मेरे को सोना है, मेरे को नहीं सोना, मुझको सोना है, इसमें भी अशुद्धि ये पाई गई है। मुझको सोना है, मुझको सोना है। अब देखो मैंने यहाँ पर 3 अशुद्धियों के बारे में बताया है। अब ये तीनों के तीन जितनी भी अशुद्धियां हैं ये सर्वनाम आधारित है। क्यों है? क्योंकि तुमने क्या है, ये शब्द एक सर्वनाम है, मेरे शब्द एक सर्वनाम है, मेरे शब्द एक सर्वनाम है, ये क्या एक सर्वनाम ही तो है, तो सर्वनाम आधारित अशुद्धियां होती है ये। ठीक है, अब आता है क्रिया आधारित अशुद्धियां। इसमें क्रिया के आधार पर कोई अशुद्धि पाई जाएगी। पगड़ी ओढ़कर जाओ। अब इसमें देखो पगड़ी ओढ़कर जाओ, इसमें जो ओढ़कर शब्द है ना ये एक अशुद्धि है। क्यों है? क्योंकि पगड़ी को कभी ओढ़ा नहीं जाता, पगड़ी को पहना जाता है, तो इसमें अशुद्धि कौन सी है? ओढ़कर। वह तेजी से दौड़ता है। अब यहाँ देखो वह तेजी से दौड़ता है, इसमें जो तेजी है ना ये शब्द जो है इसकी अशुद्धि पाई जाएगी। देखो वह तेजी से दौड़ता है, तेजी से नहीं, वह तेज दौड़ता है सबसे अच्छा लगता है और सबसे बेस्ट भी वही है, तो तेजी से नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर तेज दौड़ता है ये लिखा जाएगा। अपने हस्ताक्षर लगा दो, इसमें अपने हस्ताक्षर क्या लगाते जैसे कि हम लगाते हस्ताक्षर को लगाते नहीं है, हस्ताक्षर लिखते हैं, या फिर यहाँ लिखना चाहिए था अपने हस्ताक्षर कर दो। क्या लिखना चाहिए था? कर दो। लगा दो थोड़ा अच्छा लगेगा, तो कर दो सबसे अच्छा लगता है, तो यहाँ पर क्या होगा? कर दो। अब यहाँ पर देखिए क्रियाधारित अशुद्धि कैसे है, क्योंकि ओढ़ना एक क्या है? क्रिया है। तेजी से ये भी एक क्रिया है। लगाना करना ये भी एक क्रिया है, तो ये हमारी क्रियाधारित अशुद्धियाँ हैं। ठीक है, अब आता है विशेषण आधारित अशुद्धियाँ। इसमें देखो उनकी आजकल दयनीय दुर्दशा है। अब इसमें क्या अशुद्धि पाई गई है? उनकी आजकल दयनीय दुर्दशा है। इसमें देखो दयनीय का मतलब भी क्या होता है कि भाई किसी की हालत जो भी है वो खराब है, उसको दयनीय बोल दिया। दुर्दशा क्या होता है कि उसकी हालत जो भी है वो खराब है, उसे दुर्दशा बोलते हैं। मतलब दोनों का अर्थ सेम ही है, तो दोनों दो बार क्यों लिखे हम? तो देखो अगर हमने दुर्दशा नहीं लगाया, हमने सिर्फ इतना लिखा उनकी आजकल दयनीय है, अब हमें ये नहीं पता चलेगा भाई है क्या दयनीय, तो नहीं पता चलेगा ना। तो भाई हम दयनीय को अकेला नहीं लगा सकते, पर इसमें 2 चीज़ लिखी गई है, या फिर इसको हटाओ या फिर इसको हटाओ। इसको हटाया तो अच्छा नहीं लगेगा वाक्य, इसलिए हमने दयनीय को हटा दिया। अब क्या बना? उनकी आजकल दुर्दशा है। ठीक है, दुर्दशा कैसी है? वो बेकार है, इससे पता चलेगा। आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुला। अब इसमें देखो रहस्य हमेशा गुप्त ही होता है, तो इसे रहस्य लिखो या फिर गुप्त लिखो, बात तो एक ही है, पर अगर हमने गुप्त लिखा तो वाक्य अच्छा ही लगेगा, इसलिए हमें रहस्य लिखना पड़ेगा, तो गुप्त को हमने हटा दिया। बड़ा अंधेरा हो गया है। अंधेरा कोई बड़ा छोटा होता है, उसका कोई साइज होता है? नहीं होता है ना। तो अंधेरा हमेशा क्या होता है? बहुत होता है, बहुत ही फिर कम होता है, तो बहुत अंधेरा हो गया है, ये होती है हमारी बहुत ही ईजी है भाई, ये अशुद्धियाँ पता कर सकते हो आप। ये संज्ञा आधारित, ये सर्वनाम, ये क्रिया और ये विशेषण आधारित। अब हम पढ़ेंगे हमारा लिंग वचन काल कारक संबंधी अशुद्धियाँ। अब हमने जो पढ़ी थी संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया, अब हम करेंगे भाई हमारे लिंग वचन काल कारक इनके संबंधित जितनी भी अशुद्धियाँ होती है वो करेंगे। तो पहला है हमारा वह स्त्री वीर है। अब इसमें देखो वह स्त्री क्या है? वीर है। अब इसमें क्या अशुद्धि पाई गई है? आप कहोगे भाई सही तो शब्द वाक्य है, कोई मुझे तो अशुद्धि नहीं लग रही है, पर इसमें अशुद्धि है। क्या है इसमें? अशुद्धि वीर है, क्योंकि वीर शब्द का प्रयोग हमेशा पुरुषों के लिए किया जाता है। जो भी पुरुष होते हैं उनके लिए वीर शब्द का प्रयोग किया जाता है, और स्त्रियों के लिए वीरांगना का प्रयोग किया जाता है, वीर का प्रयोग नहीं करती है। तो यहाँ पर कौन है? स्त्री है, तो स्त्री के लिए किसका प्रयोग किया गया है? वीर का किया गया। और वीर का किसके लिए करते हैं? पुरुषों के लिए करते हैं, तो यहाँ वीर क्या है? अशुद्धि है ना, तो यहाँ पर किसका प्रयोग होना चाहिए था? यहाँ पर वीरांगना का प्रयोग होना चाहिए। जैसे कि लक्ष्मीबाई एक वीरांगना है, वो वीर नहीं वीरांगना है। ठीक है,
दूसरा है घर पर माँ है, घर पर माँ है, इसमें क्या अशुद्धि है, इसके अंदर अशुद्धि है पर शब्द, पर नहीं आएगा यहाँ पर, में आएगा कि घर में माँ है, घर के अंदर ही माँ है ना, तो क्या लिखेंगे हम, घर में माँ है। माँ का बाल लंबा है, नहीं माँ का लंबा बाल है, तो माँ का लंबा बाल है, यहाँ पर क्या अशुद्धि पाई गई आपको, देखते ही पहचान रहे हो आप कि का शब्द इसमें अशुद्धि है, क्योंकि यहाँ पर के आएगा कि माँ के बाल माँ के लंबे बाल हैं। फिर आता है भाई हमारा शब्द ज्ञान आधारित अशुद्धियाँ। इसके अंदर देखो, इसमें क्या आएगा, इसके अंदर शब्द का ज्ञान होना चाहिए, मतलब इस वाक्य में ये शब्द लगेगा, ये नहीं लगेगा, ऐसे शब्द का ज्ञान होना चाहिए। देखो, लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, यहाँ पर देखो लाठी क्या है, जो हाथ में लेकर मारते हैं, लाठी वही अस्त्र है ना जो हाथ में लेते हैं उसे मारते हैं। अब देखो लाठी को हाथ में लेते हैं, तो इस रुझो लाठी को छोड़ो, आप ये देखो अस्त्र और शस्त्र में क्या डिफरेंस है, पहले ये जानो फिर आपको समझ में आ जाएगा। अस्त्र क्या होता है, अस्त्र वो चीज़ होती है जिसे हम यहाँ खड़े हैं और जो बहुत दूर खड़े हुए व्यक्ति को मार दे, वैसा एक हथियार को हम बोलते हैं अस्त्र। और शस्त्र वे होती है जिसे हम हमारे सामने जो खड़े होते हैं उन्हें मार सकते हैं, हम दूर खड़े व्यक्ति को नहीं मार सकते, वो होता है उस हथियार को कहते हैं शस्त्र। और लाठी क्या है, लाठी को हम क्या इतने दूर खड़े व्यक्ति को मार सकते हैं, नहीं मार सकते हैं। लाठी को जब हम पास जो खड़े होते हैं उन्हें डंडे मारते हैं, लाठी से वही मारते हैं। तो क्या है ये, तो लाठी क्या है, एक शस्त्र है, लाठी एक अस्त्र नहीं है। हमें शब्दों का ज्ञान होना चाहिए, इसलिए हमें ये पता है कि भाई जो चीज़ हाथों में लेकर मारी जाती है और पास वाले व्यक्ति को मारते हैं उसे कहते हैं शस्त्र। और लाठी तो वही चीज़ है ना, तो शस्त्र का प्रयोग यहाँ पर होना चाहिए था अस्त्र की जगह पर, ये हो गया हमारा शस्त्र। अब आता है बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र लिख रखा है यहाँ पर, तो बाण को हम दूर खड़े व्यक्ति को आराम से मार सकते हैं, बाण से मार दो आराम से, तो इसलिए बाण हमारा शस्त्र नहीं अस्त्र है। बाण क्या है, हमारा अस्त्र है। शब्दों को यही तो शब्दों का ज्ञान होता है। शीला बहुत विद्वान लड़की है, शीला बहुत विद्वान लड़की है। अब यहाँ पर क्या अशुद्धि पाई गई है, विद्वान शब्द अशुद्धि है, क्योंकि विद्वान का प्रयोग हमेशा लड़कों के लिए किया जाता है, पुरुषों के लिए किया जाता है। और तो फिर लड़कियों के लिए क्या किया जाता है, तो लड़कियों के केस में क्या करते हैं, विद्वान का प्रयोग नहीं करते, विदुषी का प्रयोग करते हैं। ये शीला बहुत विदुषी लड़की है, वे विदुषी होता है। फिर आता है भाई हमारा शब्द कर्ण संबंधी अशुद्धियाँ, मतलब किसी भी कर्म में शब्दों को अच्छी तरह से लगाना। जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई इंग्लिश में आता है उसकी सेंटेंस की परिभाषा होती है ना कि गिव अ कंप्लीट सेंस, क्योंकि कंप्लीट सेंस देता है। कंप्लीट सेंस कैसे देगा, क्योंकि जो वर्ड्स है, जो भी शब्द है, अगर वो अपने स्थान पर सही जगह पर लगेगा तभी वो अच्छी तरह से एक वाक्य बनेगा और अपना अच्छा सा सेंस या फिर अच्छा वाक्य दे पाएगा। ऐसे ही शब्द कर्म होता है कि अगर शब्द इधर उधर चले जाए, अपने कर्म के अनुसार ना लगे, तो उसे शब्द कर्म अशुद्धि कहते हैं। केवल यहाँ 4 बच्चे हैं, देखो केवल यहाँ 4 बच्चे में अशुद्धि क्या है, यहाँ पर शब्द कर्म की अशुद्धियाँ हैं, क्योंकि यहाँ शब्द केवल की जगह होना चाहिए था और केवल शब्द यहाँ की जगह होना चाहिए था, कर्म अलग अलग है। एक फूलों की माला दीजिए, फूलों की एक माला दीजिए ये बनता है, तो यहाँ पर होना चाहिए था एक शब्द, ठीक है, फूलों की एक माला दीजिए, ये होता है शब्द कर्म अशुद्धियाँ। मुझे ताज़ा भैंस का दूध चाहिए। अब देखो, क्या आपको ताज़ा भैंस का दूध चाहिए, बिल्कुल ताज़ा भैंस होनी चाहिए तब दूध लोगे, नहीं ना, हमें दूध ताज़ा चाहिए, भैंस ताज़ा नहीं चाहिए। तो मुझे ताज़ा भैंस का दूध नहीं, मुझे भैंस का ताज़ा दूध चाहिए, यहाँ पर आएगा ताज़ा शब्द। ओके, तो आई होप वाक्य अशुद्धि पढ़ लिया होगा आपने, मतलब समझ में आ गया होगा। तो आई होप आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई थी, आगे होगी संबंधी और वाक्य शुद्धिकरण। मैंने आपको एक ही वीडियो में पढ़ाया है, जो कि मैं हर वीडियो में पढ़ाती हूँ कि एक ही वीडियो में 2 टॉपिक लाते हैं और उनके बीच अंक करवाती हैं, मैं हर वीडियो के अंदर करवाती हूँ। मैंने आपको वैसे बता ही दिया था कि हमने एक सीरीज शुरू की थी, उसके अंदर हम सभी वीडियोस के अंदर कोई ना कोई जंग करवाते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने भी जंग करवाई, और किसके बीच करवाई है, संधि और वाक्य शुद्धिकरण के बीच में। तो अब इनमें से कौन जीता, संधि जीतेगा या फिर वाक्य शुद्धिकरण, ये आप मुझे कमेंट में बताना, ठीक है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना।
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।